नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएसटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सिविक्स फेडरलिज्म। इसके पहले भी हमने चर्चा की थी इसका पार्ट वन में हमने बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है और बेसिकली इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने टीयर्स होते हैं, इंडिया में रूलिंग सिस्टम क्या है। और पार्ट 2 में हम कुछ जो बचा हुआ भाग है वो पढ़ेंगे। यही लास्ट पार्ट है, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको खत्म हो जाए। तो फेडरलिज्म होता क्या क्या है ये हमने आपको पहले बताया था। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में वो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी फेडरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वो एक सेंट्रल लिस्ट होती है। कुछ पावर्स जो होती हैं वो सेंटर्स के पास होती हैं, कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं और कुछ एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसी मिली-जुली पावर्स जो दोनों स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंटर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो सिर्फ सेंटर के पास ही होती हैं। वो डिफेंस सिर्फ सेंटर के पास पावर होती है, इसकी करेंसी यानी मुद्रा, रेलवे रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, तो रेलवे की जो पावर है वो भी सेंटर के पास होती है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये भी सेंटर के पास होता है। पुलिस स्टेट लिस्ट में पुलिस, अल्कोहल, शराब यानी अल्कोहल को किस स्टेट में बंद करना है, किस स्टेट में चालू रखना है, तो ये सब स्टेट के पास राइट होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो राइट्स आते हैं जो एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों के पास, स्टेट के पास भी इसका राइट्स होता है और सेंटर के पास भी इसके राइट होते हैं। यानी एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको लेके स्टेट और सेंटर दोनों अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपने डिफरेंट स्टेट में अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंडिया का स्टेट स्ट्रक्चर है वो कैसे है। देखिए, इंडिया मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ऑल इंडियन स्टेट्स डोंट हैव आइडेंटिकल पावर। मैंने यहां पे बताया ऑल इंडियन स्टेट्स डोंट हैव आइडेंटिकल पावर। इसका मतलब ये है कि सभी राज्यों को पूर्ण अधिकार नहीं है, सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए हैं। मतलब वहां पे सेंटर की कुछ दखल होती है, सेंटर उसमें इंटरफेयर करता है। वो एक पूर्ण राज्य नहीं है, कंप्लीट स्टेट नहीं कह सकता। जैसे कि दिल्ली है और जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। तो ये कुछ स्टेट्स हमारे पास आते हैं। कुछ हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, जहां पे यूनियन टेरिटरी में सेंटर अपना इंटरफेयर करता है, सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है वहां पे उसका रूलिंग सिस्टम चलता है। और अब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर रूल्स होता है इंडिया के अंदर, कोई भी अगर रूल्स होता है तो रूल्स को जो है सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलजुल के ही उसको चेंज कर सकती है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें हैं कि जब तक 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा की उस बिल के पक्ष में नहीं होगी तब तक कोई भी नया कानून नहीं बन सकता। यानी 2/3 हिस्सा पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में जब तक नहीं पास होगा तब तक कोई नया रूल नहीं बन सकता, अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई नया रूल निकालना है। दूसरा है कि जुडिशरी जो है हमारा, यानी न्यायपालिका, ये भी इंटरफेयर कर सकती है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा से गलत हो रही हैं और जुडिशरी को लगता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं, ये पब्लिक के फेयर में नहीं है,
तो जुडिशरी इसमें अपना इंटरफेयर कर सकता है। इंडिया में इस तरह का रूलिंग सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया जो है 1947 में यहाँ की भाषाएं कौन सी रखी गई, इंडिया में कितनी भाषा बोली जाती हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इन 1947 में इंडिया को जो है, जो कुछ स्टेट्स पुराने थे, कुछ वही स्टेट रखे गए और कुछ उनके लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाए गए। जैसे कि तमिल लैंग्वेज है तो तमिल लैंग्वेज के हिसाब से तमिलनाडु बनाया गया। पंजाबी जहां पे बोली जाती थी उस एरिया को अलग करके पंजाब बना दिया गया। जहां पे मराठी बोली जाती थी उसको महाराष्ट्र बना दिया गया। बिहारी भाषा जहां पे बोली जाती थी, जहां पे बिहारी लोग रहते थे, उसको बिहार बना दिया गया। कुछ जो डिवीजन हुआ वो कल्चरल बेस पे हुआ। कल्चरल बोलते हैं संस्कृति को, किसी का रहन सहन का ढंग क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, तो उनकी कल्चर के हिसाब से एक अलग स्टेट बनाए गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यूके, यहाँ पे ज्यादातर पहाड़ी लोग रहते हैं, तो यूके एक अलग स्टेट बना दिया गया उनकी कल्चर के हिसाब से, क्योंकि वो पहाड़ी लोग हैं। वहां पे डजंट मैटर आर देयर लैंग्वेज। लेकिन उसके बाद एचपी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार का जो हिस्सा है झारखंड, ये कैसे बनाएंगे, उनकी कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से इसका डिवीजन किया गया। अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंग्वेजेस की। देखिए, इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ व्यक्तियों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि जो भी हम ऑफिस में एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करेंगे वो हिंदी हो। और 1966 में ऐसा हुआ कि इंग्लिश हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको हर जगह नहीं देखा जा सकता था, हर जगह नहीं समझा जा सकता था। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहां पे हिंदी को ना समझा जाता है ना पढ़ा जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तमिल है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हिंदी को नहीं समझा जाता था। तब क्या किया गया कि 1966 में इंग्लिश लैंग्वेज को जो बंद करने का अध्यादेश आया था उसको रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर स्टेट में एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जाती है, और अगर कोई व्यक्ति हिंदी को नहीं समझ सकता तो वो इंग्लिश को समझ सकता है। तो इसलिए इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया, और 1966 में जो इसको रोकने के लिए अध्यादेश लाया गया था उसको रोक दिया गया था। तो इंग्लिश भी कंटिन्यू। अब मैं बात करता हूं हमारे इंडिया के अंदर टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो 22 एरिया लैंग्वेजेस हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लगभग 22 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें तमिल है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, मैं आपको बोल रहा हूं मलयालम है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो इस तरह से कुल मुख्य भाषाएं बता रहा हूं मैं आपको, ये मुख्य भाषाएं हैं जो 22 लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जब 1947 में हम आजाद हुए, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया में जो रूलिंग सिस्टम बनाया गया था वो स्टेट और सेंटर का बनाया गया था। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताने की कोशिश की थी कि इंडिया में जो रूलिंग सिस्टम था 1947 में वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो का था। फिर 1992 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। यहाँ पे मैंने बताया था, ये बता रहा हूं दोबारा से, 1992 में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट में क्या हुआ, ग्राम पंचायत विभाग, पंचायत राज विभाग को जोड़ा गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा इसमें गांव के अंदर प्रधानों को बनाने का प्रावधान था। 20-30 गांव के ऊपर ब्लॉक समिति बनाई गई, नगर पंचायतें बनाई गई। नगर पंचायत का जो मुखिया होता था वो मेयर या चेयरमैन उसको बताया गया। तो इस प्रकार से एक ग्राम पंचायत विभाग थर्ड टीयर्स 1992 में इंडिया में जोड़ा गया था। इस प्रकार इंडिया का जो रूलिंग सिस्टम अभी फिलहाल चल रहा है वो 3 टीयर्स पे चल रहा है।
आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट सेंटर, सेकंड स्टेट, थर्ड जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसमें पंचायत राज विभाग आता है, यानी सिटी के अंदर नगर पंचायतें और गांव के अंदर ग्राम पंचायत। इस प्रकार से सिस्टम चलता है। अब मैं बात करता हूं रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होती है? रीजनल पार्टी कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो कुछ क्षेत्र में प्रभावी होती है। जैसे कि स्टेट है वेस्ट बंगाल, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, एक स्टेट है हरियाणा। तो वहां पे कुछ क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज होती हैं जो वहां पे प्रभावी होती हैं। जैसे कि हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां पे प्रभावी हैं, इनका लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव है। जो केंद्रीय पार्टियां हैं उनके अलावा इनका अच्छा प्रभाव वहां पे होता है, तो ये भी इलेक्शन लड़ती हैं। अब अगर बहुमत नहीं आ पाता तो रीजनल पार्टी आने से इंडिया में 1992 के बाद जो गवर्नमेंट की रूलिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आए। उसमें चेंज क्या है कि अगर बहुमत नहीं मिलता था, मेजोरिटी में कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती थी, तो एक ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण होता था जिसको हम बोलते थे कोलिशन गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट जहां पे बहुत सारी पार्टियां मिलकर के बहुमत साबित करके अपनी सरकार बनाती है। ये मिलीजुली सरकार होती है, इसमें कुछ सीटें बीएसपी की, कुछ सीटें एसपी की, और फिर वो मिलजुल करके अपनी सत्ता चलाते हैं। और जब वो मिलजुल के सत्ता चलाते हैं तो फिर वो काम भी ऐसे ही करते हैं, वो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस जन के वो लीडर हैं, जिस ग्रुप के, जिस समुदाय के वो नेता होते हैं, उस समुदाय के लिए ही वो ज्यादा वर्क करते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट से एक पब्लिक को थोड़ा सा नुकसान भी होता है, थोड़ा सा बेनिफिट भी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेंसस 1991 है, सेंसस बोलते हैं जनगणना। 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग मैंने भी आपको बताया था कि 22 एरिया लैंग्वेजेस हैं जो पूरे इंडिया के अंदर बोली जाती हैं मुख्य रूप से। लेकिन सेंसस 1991 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर लगभग 1500 लैंग्वेजेस हैं, यानी 1500 से ज्यादा भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। यानी हर 100-200 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी जो मुख्य भाषाएं हैं वो 22 है। तो दोस्तों ये था इसका पार्ट 2, और उम्मीद है कि मैंने इस पार्ट 2 में आपको इस फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की होगी। कोई भी आपका प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।